नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे आईआरएफसी की। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आईआरएफसी के ऊपर जो आपको फालतू औने पौने टारगेट्स दिए जा रहे हैं उनसे सावधान रहिएगा। इस वीडियो के बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरी आई कि सर आप आईआरएफसी बेचने को क्यों कह रहे हो, आपने पहले कहा था होल्ड कीजिए, तो अभी आपका मूड क्यों चेंज हो गया। भाई, मैंने वीडियो में ये नहीं बोला है कि आपको स्टॉक को बेच कर भाग जाना है। मैंने आपको रियलिटी पे फोकस करने के लिए कहा है, इसीलिए ये छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी। आज जब मैं ईमेल्स चेक कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ। चार्ट पर आऊँगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप देखोगे बाजार में, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है, एक स्टॉक होता है ग्रोथ वाला और एक स्टॉक होता है स्टेबिलिटी वाला। ठीक है, स्टेबिलिटी वाले स्टॉक्स वो होते हैं जो उनके पास प्रॉफिट्स आते हैं। याद रखिएगा, जो उनके पास प्रॉफिट आएगा उसको आप शेयर होल्डर्स में बांट दोगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स में बांटने का मतलब क्या है? हम आप शेयर्स खरीद के बैठे हैं, मान लेते हैं आईआरएफसी ही है, ठीक, हम आप इसका शेयर खरीद के बैठे हैं, हम आप इसके मालिक बन के बैठे हैं, हम आप इसके शेयर होल्डर्स हैं। ठीक, अब कंपनी प्रॉफिट कमाई, प्रॉफिट में से हो सकता है 50 रुपये कमाई, मान लीजिएगा 50 रुपये कमाई कंपनी, हो सकता है 25 रुपये ये शेयर होल्डर्स में बांट दे। ठीक है, हो सकता है 20 रुपये ये अपना खर्च कर दे कहीं एक्सपेंशन में, जो इनका कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पर हो सकता है थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनको खर्च करना हो, कुछ भी। ठीक, अब ये हो गई इनकी मतलब इनके कमाई का उपयोग। ठीक है, 25 हमको मिल गया, शेयर होल्डर्स को मिल गया, 20 इनका खर्चा आ गया। हो सकता है 5 कंपनी अपने डेट को कम करने के लिए या फिर आने वाले समय में किसी अनफॉर्चून इवेंट से मतलब भिड़ने के लिए कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ पैसा अलग भी रखती हैं कंपनियां, तो हो सकता है वहाँ रख दे। तो ये एक तरीके की कंपनी हो गई। दूसरी कंपनी क्या होगी, वो अपने प्रॉफिट में से अगर 50 रुपये कमाती है, वो शेयर होल्डर्स को नहीं देगी, 25 और 20 45 रुपये वो खर्च करेगी आगे आने वाले समय में ग्रोथ के लिए। हो सकता है कि वो ये भी पैसा ना बचाए जो 5 रुपये कंपनी बचा रही है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि उसको ग्रोथ पे फोकस करना है। अब आईआरएफसी जो है वो ग्रोथ पे फोकस क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इनका बिजनेस रेलवे के साथ है। आई होप आप बात को समझोगे। और रेलवे इतने बड़े लेवल पे एक्सपैंड नहीं कर सकता है जब तक प्राइवेटाइजेशन अलग लेवल पे नहीं जाता। इस कंपनी के लिए खासकर रेलवे के लिए हो रहा है, तो वहाँ पर उनको एडवांटेज तो मिलेगा, लेकिन इतना मतलब हाई सर्जिंग इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा कि आप अपना बिजनेस इतने बड़े लेवल पे ग्रो कर जाओ। अब मैं आपको ये चीज़ क्रॉस चेक करने के लिए भी बोलूँगा। आप इनके रिजल्ट को जाकर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से चेक कीजिए, या जो पिछला रिजल्ट आया हुआ है, एक रिजल्ट भी इनका हमारे सामने है, उसको आप अगर कहोगे मैं फिर से एनालाइज कर दूंगा, आपको चीज़ें समझा दूंगा। इस वीडियो को छोटी ही रखना चाहता हूँ। मैंने आपको समझा दिया। आपने ग्रोथ वाले स्टॉक को सिलेक्ट नहीं किया है, आपने स्टेबिलिटी वाले स्टॉक को सिलेक्ट किया है, और स्टेबिलिटी वाला स्टॉक आपको डिविडेंड वगैरह बांट कर खुश करता रहता है। वही चीज़ आईआरएफसी ने भी किया। अगर आपको याद हो, डिविडेंड बंट जाने के बाद, ठीक है, डिविडेंड इधर कहीं आया था, उसके बाद ये स्टॉक जो है 26 रुपये 50 पैसे तक हाई भी, 26 रुपये 50 60 70 पैसे तक का हाई भी मारा था। अगर किसी को एग्जिट ही करना होता तो वो वहाँ पर एग्जिट कर लेता, क्योंकि आपको 3-4% की वहाँ पर ग्रोथ भी मिल रही थी। आई होप आप समझोगे। 3% तो आपको आराम से दे रहा था ये स्टॉक, जो इसका लिस्टिंग प्राइस था। ठीक है, अभी ये लिस्टिंग प्राइस के नीचे ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन आपको 1 रुपये 5 पैसे का इसने डिविडेंड भी दिया है, तो जो कि 4% के आसपास बैठता है। ठीक, और जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर डाउन साइड रिस्क कुछ कोई बहुत बड़ा नहीं है। बस आपके साथ दिक्कत यह है कि आप इससे उम्मीद बहुत बड़ी पाल रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि ये स्टॉक आपको 30-35% का CAGR आने वाले 2-3 सालों में देगा, हर 3 साल में ये डबल हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर आप देखोगे आईआरएफसी को, तो ये मैक्स टू मैक्स 15 से 20% का CAGR दे सकता है, वो भी नॉर्मल सिचुएशन में, जब बाजार भी ठीक ठाक चले। और ये भी CAGR पॉसिबल तब होगा जब सब कुछ नॉर्मल हो। बाकी आप इससे एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हो? ये आपको साल भर में डिविडेंड देंगे, खुश करेंगे, FDs के आसपास आपको डिविडेंड मिल जाएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग होती है कि स्टेबिलिटी वाले स्टॉक की। क्यों? क्योंकि जब बाजार क्रैश करती है तो ये वाले जो स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पर गिरावट भी कम आती है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगर आपका जो होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू, इस स्टॉक के साथ मैच खाता है, तो आप यहाँ पर बने रहिए। बाकी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती हैं बाजार में। अब जैसे कि आपकी एज ज़्यादा है, 55-60 साल की आपकी एज है, तो आपके लिए आईआरएफसी बेस्ट है। अगर आप 20-25 साल में 10 साल के लिए आईआरएफसी खरीद रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, डिविडेंड के लिए खरीदो, रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदो, कुछ ट्रिक लगाकर खरीदो, टेक्निकल इंडिकेटर्स पे खरीदो, वो अच्छी चीज़ है। मैं स्टॉक को बेचने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, और खासकर जब 26 का स्टॉक आपके सामने 24.5 रुपये पे मिल रहा हो, तब तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। भले हो सकता है यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन उस गिरावट का यूज़ आपको एडिशन के लिए करना है। बस आप औने पौने टारगेट्स मत सेट कीजिएगा। कोई कह दिया तो आपको करोड़पति बना देगा, तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। इसके लिए आप क्रॉस चेक कर सकते हो इनके 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट, इवन सालों के रिजल्ट भी आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। आई होप आप बात को समझोगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, इसलिए हमने वीडियो बना दी। अभी के लिए इतना ही। हम चलते हैं अभी
वीडियो लाइक कर लेना। और अगर आपको लगता है कि मैंने जो बातें बोली हैं वो थोड़ा सा हो सकता है आप उससे एग्री नहीं करते हो, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हो इस कंपनी के बारे में। अपनी राय अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, हम इसको बिल्कुल पढ़ेंगे। और आने वाली जो वीडियो रहेगी IRFC पे कंप्लीट एनालिसिस वाली, उसमें हम उन चीज़ों को भी कंसिडर जरूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।